हेलो एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कैसे हमारा प्रियम्बल इवॉल्व हुआ विद द टाइम, चेंजेस हुए हैं तो क्या हुए हैं, और इस पर क्या क्या मतलब इस पर कमेंट्री की गई है, तो वो देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कि प्रियम्बल एनुअली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, प्रियम्बल डे मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को वी एनुअली सेलिब्रेट प्रियम्बल डे। पर्पस क्या है? टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रमोट करता है हमारा प्रियम्बल। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, और वो सारी चीज़ें क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमारे। अब देखो, प्रियम्बल को बहुत सारे नाम दिए गए, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको अलग अलग चीज़ें कही। जैसे देखोगे कि एक इसको बोला गया आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है? जिसमें हमारी आइडेंटिटी लिखी होती है, हमारी पहचान होती है। तो इन सेम वे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड है। और ये कहा किसने कहा? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला जी ने इसको क्या बताया? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद होरोस्कोप ऑफ इंडिया। होरोस्कोप क्या होता है? कि भविष्यवाणी करना होता है ना, होरोस्कोप। तो ये किसकी भविष्यवाणी कर रहा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होरोस्कोप बता रहा है, ठीक है। तो हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने कहा? के.एम. मुंशी जी ने कहा कि हमारा हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया है, के.एम. मुंशी जी ने। और आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है? N.A. पालखीवाला जी ने, ठीक है। अब इसको एक की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया बाय सर अर्नेस्ट बेकर। एक इसको की नोट बोला गया किसकी तरफ से? कि की नोट है मतलब इसमें की पॉइंट्स लिखे गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसको बोला गया की नोट द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सर अर्नेस्ट बेकर। ठीक है, तीन चीजें बोली गई। एक आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला, एक उसको हॉरोस्कोप किसने बोला? के मुंशी जी ने। और की नोट किसने बोला? सर अर्नेस्ट बेकर ने। और उसके बाद देखो कि इसको बोला गया गाइडिंग लाइट फॉर द जुडिशरी। बिकॉज आप देखोगे कि हमारे प्रियम्बल को बेसिस मान के हमारी जुडिशरी बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस करती है। मतलब जो उसके जजमेंट्स आते हैं उनमें प्रियम्बल को रेफरेंस मान के अपने मतलब उनका रिजल्ट जो भी उनका वो डिसाइड करते हैं कि भाई ये किस कॉन्टेक्स्ट में जो भी फैसला लिया जाता है, जो भी उनकी रूलिंग्स आती हैं, वो प्रियम्बल को बेसिस मान के होती है, ठीक है। और ये किस केस में बेसिकली माना गया था कि ये गाइडिंग लाइट है फॉर द जुडिशरी। गाइडिंग लाइट है फॉर द जुडिशरी किस केस में? केशव नंद भारती केस में माना गया था, बिकॉज ये वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था प्रियम्बल के लिए और हमारी आने वाली पॉलिटी के लिए भी। तो इसको क्या बोला गया? गाइडिंग लाइट फॉर द जुडिशरी बाय जस्टिस सीकरी इन द केशव नंद भारती केस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या हैं? हम लोग सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, डेमोक्रेटिक हैं और रिपब्लिक है, ठीक है। ये 5 वर्ड हमारे प्रियम्बल में अभी हैं। ओरिजिनली 5 नहीं थे, ठीक है। ओरिजिनल देखेंगे कौन से चेंजेस हुए हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? सोवरेन मतलब होता है फुल्ली इंडिपेंडेंट, नॉट कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल पावर। देखो, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिस्ट्री में क्या है कि हमें जब एट द एंड मतलब 1940s में आके ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि आपको डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि आप अपने लिए रूल्स बना सकते हो, आप राज करोगे, मतलब आप अपना इंटरनल सिस्टम चला सकते हो, ठीक है। बट आप पे रूल कौन करेगा? ब्रिटिश, ठीक है। रूल कौन करेगा? ब्रिटिश। बट सोवरेन का मतलब क्या है? कि हम फुल्ली इंडिपेंडेंट है, हम पे किसी भी फॉरेन पावर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है और नॉट कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल पावर। सोवरेन मतलब हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, ठीक है। इंडिया हैज अथॉरिटी टू मैनेज बोथ
इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। अगर इंडिया अपने कोई डिसीजन लेना चाह रहा है, आइदर वो इंटरनल मैटर्स के हो, चाहे इंडिया के विद इन द टेरिटरी हो, या एक्सटर्नल मैटर्स किसी और कंट्री के साथ उसके कोई भी रिलेशंस हो, कोई भी मैटर्स हो, वो अकेला उन पे अपना मतलब उसका फुल राइट है, वो फुल्ली सोवरेन है, किसी और बाहर कंट्री का या किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है। सेकंड, कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड पार्ट ऑफ इट टेरिटरी टू अदर नेशन, कि ये फुल्ली सोवरेन है, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। इसका मतलब ये किसी फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर सकता है, अक्वायर का मतलब होता है ले भी सकता है, ठीक है। और सीड मतलब दे भी सकता है, किसको, किसी अदर नेशन को, वो किसी और नेशन के टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है और कैन सीड पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी टू अदर नेशन, किसी और नेशन को दे भी सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, हम मेंबरशिप इन द कॉमनवेल्थ ऑफ ए नेशन विद ब्रिटिश क्राउन एज इट्स हेड डज नॉट इफेक्ट सोवरेनिटी। देखो हम लोग कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कॉमनवेल्थ बेसिकली है क्या, कि जब जो भी लाइक देखो इसमें क्या है, कॉमनवेल्थ में क्या है कि जो जो कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, ब्रिटिश कॉलोनीज, जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, ठीक है, उन सारे नेशंस को मिला के कॉमनवेल्थ बनाया गया। इनमें वो सारे नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमारे पास है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सोवरेन नहीं है। वो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमारी सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। सेकंड, हम यूएनओ के पार्ट हैं, वो भी हमारे सोवरेनिटी को इफेक्ट नहीं करती, वो भी हमारे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती इंडियन इंडिपेंडेंस को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, सोवरेन। अभी आते हैं सोशलिस्ट पे, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब क्या है कि इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिस्टम वर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड कलेक्टिवली बाय द गवर्नमेंट और प्रायोरिटाइज सोशल इक्वालिटी। इसमें क्या होगा कि या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं या जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उन सबको क्या करेगी, या तो गवर्नमेंट फुल्ली अपने कंट्रोल में रखेगी, ठीक है, ताकि लोगों की भलाई हो सके, या फिर उनको इस तरीके से प्रायोरिटाइज करेगी कि सोशल इक्वालिटी बनी रहे लोगों में, ठीक है। अब दो तरह की इक्वालिटी हो सकती है, एक तो फुल्ली जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ठीक है, एक जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। तो ये टाइप के हम कौन सी फॉलो करते हैं, हम करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जिसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, जिसमें हमारा बहुत पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होंगे, मतलब ना तो फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ना ही फुल्ली कोई प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब कम्युनलिज्म में क्या आता है, सोशलिज्म में, कि टोटली जो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है वो किसके हैंड में होता है, गवर्नमेंट के में, जिसमें क्या होता है, जैसे कि चाइना के पास है, वहाँ पे क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बहुत कम पावर्स हैं, ठीक है। तो हमारे में कौन सा है कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर, एक मिनट, हमारे में क्या है कि पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों को इक्वली बैलेंस पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, मिक्स पे चलते हैं। जबकि चाइना में जो सोशलिज्म देखोगे उसमें क्या है, वो है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, जिसमें क्या है कि टोटल नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, कि उसमें सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हैंड में होता है, जैसे कि चाइना अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब ये जो सोशलिज्म की फिलॉसफी है, ये एक गांधीयन है, एक मार्क्सिस्ट है, बट दोनों का एम क्या था कि स्टेटलेस एंड द कास्टलेस सोसाइटीज, कि ना तो कोई स्टेट हो और ना कोई कास्ट हो, इन दोनों के बिना जो सोसाइटी हो, वैसे सोशलिज्म को मानते थे लोग, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड देखा हम लोगों ने सोशलिज्म। थर्ड हमारे पास क्या आता है, सेकुलर, कि हम लोग सोवरेन है, सोशलिस्ट हैं और सेकुलर हैं। सेकुलर में मतलब इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि विदाउट किसी रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन के
हर एक धर्म बराबर है, ठीक है। अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है कि इंश्योर इक्वल स्टेटस एंड सपोर्ट टू ऑल रिलीजन। हम कौन सा सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं? हम लोग पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं। तो एक होता है कि हम रिलीजन में इंटरफेरेंस ही नहीं करते, ठीक है, वो एक नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म है। बट हम कौन सा सेकुलरिज्म फॉलो करते हैं? पॉजिटिव सेकुलरिज्म, जिसमें हम इंश्योर करते हैं इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन और सारे धर्मों को सपोर्ट करते, इक्वली सपोर्ट करते, दैट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म, ठीक है। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्यों? टू प्रमोट अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सारे रिलीजन हो और डाइवर्सिटी को हम लोग कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि भाई आज हमारे पास वोटिंग राइट्स हैं बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, कोई मोनार्क नहीं है, कोई राजा रूल नहीं कर रहा है, तो वी आर डेमोक्रेटिक। देखो इसमें क्या है कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हमारे पास, सबके पास वोट का अधिकार है। अलाउज सिटीजन्स टू इलेक्ट रूलर्स, रूलर इन द सेंस कि जो भी हमारे हम MP MLA चुनते हैं उन सबको हमें वोटिंग राइट्स है ना, और वो हमारे लिए अकाउंटेबल भी हैं कि अगर आज हम उन्हें चुन रहे हैं तो कल वो आंसरेबल हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी दी हुई हैं। एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पे सिटीजन एक्सरसाइज पावर्स डायरेक्टली, तो डायरेक्टली इन द सेंस कि यहाँ पे आप लगा लो, इसके एग्जाम्पल आएगा आपके पास स्विट्जरलैंड। यहाँ पे क्या होता है कि सिटीजन्स जो भी डिसीजन लेते हैं वो डायरेक्टली लेते हैं, मतलब मीडिएटर्स नहीं होते, ठीक है, डायरेक्टली रूल करते हैं वो गवर्नमेंट पे। अब हमारे यहाँ पे देखो लिखा हुआ एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड दिया हुआ कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वहाँ के सिटीजन्स होंगे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उन्होंने जो डिसीजन दिया है वही एक फाइनल लॉ बनेगा, ठीक है, एक तरीके से, मतलब लोग मेजोरिटी के साथ अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को जो गवर्न करते हैं हमारे बिहाफ पे, ठीक है। हम लोग करते हैं जो हमारे बिहाफ पे रूल करते हैं, उन लोग को इलेक्ट करते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी आती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनिशिएटिव में क्या आता है? देखो ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है कि इन तरीकों से डेमोक्रेसी चलती है एक तरीके से। देखो इनिशिएटिव में क्या आएगा कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री क्या करेंगे कि कोई लॉ को प्रपोज करेंगे और उसको किसके लिए करेंगे? स्टेटस फॉर द लेजिस्लेचर कंसिडरेशन, कि वो कोई भी, मान लो आज अगर इंडिया में कोई चाहे कि हमें कोई लॉ बनाना है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, हम लोग चाहें तो उसमें क्या करेंगे? वो लोग इनिशिएट कर देंगे कि हाँ एक ऐसा लॉ होना चाहिए और फिर उसको लेजिस्लेचर के मतलब अप्रूवल के लिए और कंसिडरेशन के लिए आप भेजोगे, ठीक है। ये फॉर्म ऑफ, इसमें क्या करते हैं? इनिशिएट करते हैं किसी भी लॉ को, बेसिकली प्रपोज करते हैं किसी भी लॉ को। रिकॉल में क्या होता है? मान लो कोई MLA है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या मतलब अभी आप वो इलेक्ट हुआ है, ठीक है, बट आप उसको रिमूव कर सकते हो। वोटर कैन रिमूव पब्लिक ऑफिशियल्स बिफोर देयर टर्म एंड, कि मान लो इसका 3 साल का टर्म पूरा हो गया, ठीक है, 5 साल का होना है, बट वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिकॉल। तो अगर एक मास पब्लिक रिकॉल के लिए बोलती है कि हमें ये CM नहीं चाहिए, या कोई भी और मिनिस्टर जो उनके को लग रहा है कितना काम नहीं कर रहा, तो उनके लिए वो रिकॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर एंड ऑफ देयर टर्म में ही उनको रिमूव किया जा सकता है, ये रिकॉल है, ठीक है। अब आता है रेफरेंडम। रेफरेंडम में क्या करते हैं कि सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जहाँ पे रेफरेंडम हो रहा है, वो अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं लेजिस्लेचर के डिसीजन को। लेट्स सपोज अगर जम्मू या कश्मीर में या किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे रेफरेंडम कराया जा रहा है, कि उनको मान लो बोला जाए कि भाई आपको यहाँ पे, सपोज हमें पता है कि हिमाचल एक बहुत हिली एरिया, वहाँ पे करवाए कि अगर यहाँ पे माइनिंग्स करनी है या डिफॉरेस्टेशन हो रही है और इस पे उनका अप्रूवल लिया जाए,
या तो वो सिटीजन्स अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, ऐसे डिसीजन को बोलते हैं रेफरेंडम, यानी इसमें पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है, ठीक है। तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अप्रूव भी कर सकते हैं। और प्लेबिसाइट होता है डायरेक्ट वोट ऑन ए मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, कि ऐसा कोई पॉलिटिकल इश्यू है जिसको रिजॉल्व करने के लिए वहाँ के लोग डायरेक्ट वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हैदराबाद के लिए प्लेबिसाइट हुआ था कि वहाँ के लोगों को नवाब ऑफ हैदराबाद को इंडिया में मिलना है या नहीं मिलना है, तो वहाँ पे ऐसे प्लेबिसाइट करा सकते हो, रेफरेंडम करवा सकते हो, मतलब अलग अलग फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब आते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा हेड है वो क्या है, इलेक्टेड है, ठीक है, और वो नॉट ए मोनार्क नहीं है, वो इलेक्टेड हेड है हमारा। पॉलिटिकल सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल, यानी हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। ऑल्दो हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करते हैं, जो हमारे एमएलएज हैं, जो एमपीज हैं हमारे एमपी एमएलएज, वो चूज करते हैं इनडायरेक्टली किसको, प्रेसिडेंट को, और वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, बट फिर भी इनडायरेक्टली ही सही, बट वो इलेक्टेड हेड होता है, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल 56 में दिया हुआ है कैसे कैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है। अमेंडमेंट हुई है, हाँ एक बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है। सबसे पहले सोशलिस्ट सेकुलर एंड सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1976। देखो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पहले हमारे पास क्या था, सिर्फ हम सोवरेन थे, ठीक है, डेमोक्रेटिक थे और रिपब्लिक थे। अभी क्या ऐड किया गया है, एक तो हम सोशलिस्ट हैं, देखो ये सोशलिस्ट नेचर रहेगा हमारा, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए हम ज़्यादा काम करेंगे, सोशलिस्ट बिहेवियर रहेगा। सेकुलर रहेंगे, हम हर एक धर्म की इक्वल रिस्पेक्ट करेंगे। और इंटीग्रिटी, हम अखंडता को प्रिजर्व करेंगे, इंडिया की जो इंटीग्रिटी है उसको प्रिजर्व करेंगे। तो ये 3 वर्ड ऐड किए गए 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। और इस 42nd अमेंडमेंट से ये आर्टिकल्स ऐड किए, आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 42 के बाद 43, 43A एंड 47, ठीक है। ये ऐड किए गए इसके थ्रू, ये जब हम लोग आर्टिकल्स देखेंगे तब उसमें लिखने वाले, ठीक है। अभी देखो ये हमारे प्रियम्बल के आइडल्स दिए हुए, वो ने क्या दिए हुए थे, देखो सोशलिस्ट सेकुलर, सॉरी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ठीक है। अभी ये आइडल्स कैसे हमारे, अभी इसमें क्या है कि एक तो दिया हुआ है जस्टिस, जस्टिस 3 टाइप का दिया हुआ है, एक सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ये लिए कहाँ से गए, इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। 3 टाइप के जस्टिस दिए हुए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इंस्पायर्ड बाय रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है। सोशल जस्टिस में क्या है कि सोशल इनइक्वालिटीज जो भी हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, उसको खत्म करना, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जेंडर, रेस एंड रिलीजन, ये है सोशल जस्टिस मिले, कि जो ये भेदभाव है वो खत्म हो। और इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इकोनॉमिकली जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो, जैसे बॉन्डेज लेबर होती थी, ठीक है, पहले करवाते ना बंधवा मजदूरी, तो वो बंद हो, कि इकोनॉमिकल जस्टिस मिले लोगों को, कि एक ही हाथों में वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन ना हो और किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ये इकोनॉमिकल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है
कि सबके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हों, फेयर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस हो, ये होगा पॉलिटिकल जस्टिस। तो जस्टिस ऑफ 3 टाइप, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। उसके बाद जस्टिस के बाद आता है हमारे पास लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? 5 टाइप की लिबर्टी है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हमें हमारे विचारों की आज़ादी है। एक्सप्रेशन, जो भी हमारे विचार हैं हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन की है। बिलीफ, जो भी हमारी धारणाएं हैं, हमारे फेथ है, हमारे विश्वास है, और हम जो भी वर्शिप करना चाह रहे हैं उसकी हमें फुल लिबर्टी है, आज़ादी एक तरीके से, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इन सब की हमें लिबर्टी है। सो लिबर्टी ऑफ 5 टाइप, जस्टिस ऑफ 3 टाइप, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज, कि आप अकेले एज ए पर्सन आपके क्या थॉट हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, क्या बिलीफ है, क्या फेथ है, क्या वर्शिप कर रहे हो, इस पे किसी के भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 और 89 में, 99 में सॉरी, ठीक है। ये वहाँ से ली गई है कि आपके पास आपके विचारों की फुल आज़ादी है और आपके पास जस्टिस है 3 टाइप का, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है? कि एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस, इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स एंड कंस्ट्रेंट्स, कि आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस आपकी लिबर्टी को नहीं छीन सकते, दे कांट इंटरफेरेंस। इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स और कंस्ट्रेंट्स, कि इन सब चीज़ों को, जो भी चीज़ रोकेगी आपके थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को, इन सब के जो राइट्स हैं आपके को जो रोकेगा, उन ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं दूर करना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखो हमने देख लिया जस्टिस, लिबर्टी, जस्टिस ऑफ 3 टाइप, लिबर्टीज ऑफ 5 टाइप, एंड उसके बाद आते हैं इक्वलिटी पे। इक्वलिटी क्या है? कि सबको एक जैसी प्रिविलेज मिलना, या एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कि या तो सबको एक जैसी समानताएं मिले या फिर किसी को कोई खास समानता ना मिले, ठीक है। इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबके लिए एक जैसी अपॉर्चुनिटीज होना। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सिविक इक्वलिटी होनी चाहिए सबके पास, ठीक है। जिसमें हमारे पास यह इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 14 बोलता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट, कि सब बराबर हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कि लॉ के सामने सब बराबर है, बट ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एक तरीके से देखोगे तो। नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है? एक मिनट, देखो नेगेटिव कॉन्सेप्ट कैसे है कि सब बराबर हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। आइदर आप एक बहुत ही गरीब तबके से हो या आप मार्जिनलाइज सेक्शन हो, तब भी आपको कोई प्रिविलेज नहीं है, कानून की नजर में सब बराबर है। तो एक तरीके से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि नो प्रिविलेज, ठीक है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बोलता है? एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन मतलब लाइक पर्संस इन अ लाइक सर्कमस्टांसेस, कि अगर मान लो 2 केसेस हो रहे हैं, गरीब को गरीब के बराबर ट्रीट करो, बट अगर कोई अमीर है, लेट्स सपोज कोई इनसे रिच है, ये हमारा पुअर है, ये पुअर है और ये रिच, ठीक है। ये अगर रिच है तो आप इस रिच को इस पुअर से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, बट आप इस पुअर को इस पुअर से कंपेयर कर सकते हो, कि ये अगर जो गरीब इंसान है इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, बट इन दोनों को आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। कि अगर किसी पर्सन को आप ट्रीट कर रहे हो तो उनके जो सर्कमस्टांसेस है वो इक्वल होने चाहिए। इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। और इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है? नेगेटिव कॉन्सेप्ट एक तरीके से, कि चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, आप बराबर हो, ठीक है। जैसे कि जीएसटी के लिए हम देखते हैं कि आप चाहे गरीब हो चाहे आप अमीर हो, इसको भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा, इसको भी 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट में आता है, ठीक है। चलो बहुत मैच कर लिया। तो बाकी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स, आपको आपके सेक्स, जेंडर पे, रिलीजन पे, इस पे आप और किसी ग्राउंड पे, कलर पे, बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। फिर बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में,
कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये आर्टिकल 16 बोलता है। 17 क्या बोलता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म करते हैं और टाइटल्स को एलिमिनेट करते हैं। जैसे पहले टाइटल्स लेते थे ना, राजा का टाइटल या जो भी मतलब ऑनरी टाइटल्स मिलते थे वो नहीं ले सकते। हाँ, बाकी जो आज भी है जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर मतलब टाइटल है वो आप ले सकते हो, जो एजुकेशनल टाइटल्स है वो आप ले सकते हो। बाकी जैसे पहले होते थे राजा, महाराजा, वो टाइटल्स नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी ग्राउंड पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, आर्टिकल 15 बोलता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है और टाइटल्स को खत्म करना है, ठीक है। लास्ट आता है फ्रेटर्निटी। हम लोगों ने क्या देखा? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या है? भाईचारा। भाई आज आप जहाँ रह रहे हो, लेट्स सपोज वहाँ पे एक हिंदू फैमिली है, एक मुस्लिम फैमिली है, तो हिंदू फैमिली के अपने बिलीव्स हैं, उनकी अपनी इंटीग्रिटी है, उनके अपना रिलीजन है, कल्चर है। इन द सेम वे जो मुस्लिम फैमिली रह रही है उसके अपने बिलीव्स, अपने अपने कल्चर है। तो इन दोनों के बीच में जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी रहे, उसको प्रिजर्व करना बेसिकली, टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि एक इंडिविजुअल की डिग्निटी भी बची रहे और प्लस जो नेशन में जो हमारे में यूनिटी होनी चाहिए, कि भाई हर एक रिलीजन है, हर एक धर्म का इक्वल ही प्रोटेक्शन है, वो सब मेंटेन होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं फ्रेटर्निटी, जिसको बोलते हैं भाईचारा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड टू फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी, अगर देखो किसी को लिबर्टी दे दी जाए लेकिन समानता नहीं है, लेड टू सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर मेनी, कि अगर लिबर्टी तो है बट इक्वलिटी नहीं, तो इसमें क्या होगा कि जो कुछ ताकतवर हैं उनके पास पावर चली जाएगी, लेड टू सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी, कि कुछ लोग बहुतों पर राज करेंगे, ठीक है। इसलिए ये दोनों लिबर्टी और इक्वलिटी एक साथ होनी चाहिए, बिकॉज इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी सप्रेस इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स। आपको इक्वलिटी है बट लिबर्टी नहीं है, तब भी कोई मतलब नहीं है। इन ए सेंस कि अगर आपको लिबर्टी इक्वलिटी दोनों एक साथ है तभी वो काम कर रही है, अदरवाइज एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब देखो ये कुछ केसेस हुए। सबसे पहले देखो बिलूबरी यूनियन केस ऑफ 1916, उसमें क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरी स्टार्टिंग से प्रेम्बल था, बट कंफ्यूजन था कि ये पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं है। तो सबसे पहले केस हुआ बेरीबरी यूनियन केस ऑफ 1960, उसमें क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, और इट कैन ओनली बी यूज फॉर जर्नल पर्पस, कि इसको जर्नल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि इंटरप्रिटेशंस, कि अगर कभी कोई ऐसी कोई रूलिंग आनी देनी पड़े या ऐसा कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करना पड़े कि इस लॉ का क्या मतलब है या इस चीज से कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो उस चीज को समझने के लिए प्रेम्बल को यूज किया जा सकता है, अदरवाइज ये पार्ट ऑफ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 1960 में बोला कि नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1960 बेरीबरी यूनियन केस। उसके बाद आया गोलकनाथ केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इसमें क्या कहा कि प्रियम्बल कंटेन एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, क्योंकि देखो इसमें क्या दिया गया है कि आपको सोवरेन रहना है, आपको सोशलिस्ट रहना है, सेकुलर रहना है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, आपको जस्टिस दिलाना है, लिबर्टी रखनी है, ठीक है, इक्वलिटी रखनी है, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है। तो ये सब क्या है, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, डायरेक्शंस एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, सारे हमारे गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं कि कैसे कैसे उसको फंक्शन करना है, ठीक है। और मेकिंग इट एटर्नल एंड अनअल्टरेबल एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या कहा गया कि बेशक ये पार्ट नहीं है बट ये एक तरीके से एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए, हमारी गवर्नमेंट के फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। और ये अनअल्टरेबल एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब आता है केशव नंद भारती केस, जिसने एक ऐसी जजमेंट बाहर निकल के आई कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, हाँ इसको बदल सकते हो, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है,
बट जिसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं उसको नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई आपको जस्टिस देना है, लिबर्टी देनी है, इक्वलिटी देनी है, फ्रेटर्निटी देनी है, जो इसके आइडल्स हैं जिन पे ये काम करता है, ठीक है, उनको नहीं बदल सकते हो। और एक LIC केस ऑफ 1995 है जिसमें बोला कि प्रीएम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कि इंटीग्रल पार्ट ऐसा पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो ये पूरा प्रीएम्बल हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए। सबसे पहले विद रेफरेंस टू प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द वर्ड सोशलिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या आता है? सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट एंड उसके बाद आता है हमारा सेकुलर। तो फर्स्ट तो गलत हो गया कि द वर्ड सेकुलर कम्स बिफोर द सोशलिस्ट। नहीं, सोशलिस्ट हमारा पहले आता है किससे? सेकुलर से, ठीक है, तो ये गलत है। द वर्ड जस्टिस केम बिफोर द वर्ड इक्वलिटी। तो इसके लिए हम क्या है कह सकते हैं? JLE और F को साथ रखो। तो जस्टिस क्या है? पहले आता है किससे? इक्वलिटी से। हाँ, जस्टिस पहले आ रहा है इक्वलिटी से, ठीक है, तो ये हमारा सही है। थर्ड, द वर्ड फ्रेटर्निटी कम्स आफ्टर लिबर्टी। नहीं, फ्रेटर्निटी तो सबसे लास्ट में है, लिबर्टी से बाद में है। और ये क्या बोल रहा है कि ये द वर्ड फ्रेटर्निटी कम आफ्टर वर्ड लिबर्टी। हाँ, देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। द वर्ड फ्रेटर्निटी कम आफ्टर द वर्ड लिबर्टी, कि ये इसके बाद आता है। नहीं, लिबर्टी के बाद फ्रेटर्निटी आता है, द वर्ड फ्रेटर्निटी नहीं आता है। देखो, द फ्रेटर्निटी कम आफ्टर द वर्ड लिबर्टी। हाँ, लिबर्टी है और उसके बाद फ्रेटर्निटी आता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सही है। तुम्हारे ये स्टेटमेंट सही है और ये भी सही है। तो कौन सा? ओनली 2 and 3 सही है, बिकॉज इसमें क्या है? सेकुलर हमारा बाद में आता है, बिफोर नहीं, दैट्स आफ्टर आता है। अब देखो, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ये पार्ट है या नहीं, इस पे बताओ। इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। मतलब पार्ट है बट कुछ काम का नहीं, तरीके से कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इसका। नहीं, गलत, ऐसा नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ लीगल इफेक्ट। ना तो ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, भाई पार्ट तो है, ये तो हमने देख लिया, ठीक है, तो ये वैसे गलत है। ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट। देखो, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बट अदर पार्ट्स की तरह इसका लीगल इफेक्ट सेम वे में नहीं है, क्योंकि देखो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो इन्फोर्सेबल है, बट प्रीएम्बल तो इन्फोर्सेबल नहीं है, तो सेम लीगल इफेक्ट नहीं है। हाँ, ये सही है। द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, कि अगर इसको बाकी पार्ट्स के साथ कलाब करके देखोगे, उनके कॉन्टेक्स्ट में देखोगे, तब आपको मिलेगा कि हाँ इसका इफेक्ट है, बट इंडिपेंडेंटली इसका कोई इफेक्ट नहीं, नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। अदर पार्ट्स के बिना इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये था इसकी समरी। इसमें आप देख सकते हो कि सेकेंड इज आंसर, ये सीक्वेंस है, और इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये टॉपिक था, एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।